पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे बस अब दुनिया की सारी सैन्य ताकत उसके हाथ लग गई हो। वजह है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को लेकर चल रही नई डिफेंस वाली चर्चा। पहले खबर आई कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता हुआ है। उसके बाद जैसे ही तुर्की का नाम भी इस पूरे मामले से जुड़ा, पाकिस्तानी मीडिया ने सीधे इसका नाम ही लगभग इस्लामिक नाटो रखना शुरू कर दिया। और फिर टीवी पर जो हिसाब लगाया गया वो भी सुन लीजिए। पैसा सऊदी अरब का होगा, तुर्की अपने आधुनिक ड्रोन और फाइटर जेट लेकर आएगा, पाकिस्तान अपनी सेना और परमाणु ताकत लेकर खड़ा होगा, और अगर भारत पाकिस्तान के बीच कल कोई लड़ाई हुई तो ये तीनों मिलकर भारत को घेर लेंगे। मतलब समझौते की स्याही ठीक से सूखी भी नहीं थी और पाकिस्तान में कुछ लोग दिल्ली तक पहुंच गए। अब भाई गठबंधन 3 देशों का हो या 13 देशों का, सवाल नाम का नहीं उसकी शर्तों का होता है। कागज पर आखिर लिखा क्या है? अगर कल भारत और पाकिस्तान भिड़ते हैं तो क्या सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की तरफ से लड़ना जरूरी होगा? क्या तुर्की अपनी सेना भेजने के लिए बंधा हुआ है? और सबसे जरूरी बात, जिन सऊदी अरब के भारत के साथ अरबों डॉलर के कारोबारी और रणनीतिक रिश्ते हैं, क्या वो पाकिस्तान के कहने भर से भारत के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे? इन सवालों का जवाब निकाले बिना इस्लामिक नाटो बन गया। अब भारत घिर गया। बोलना ऐसा ही है जैसे 3 लोग साथ फोटो खिंचवा लें और मोहल्ले में ऐलान कर दें कि अपनी फौज तैयार हो गई है। हाँ, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे 3 अहम मुस्लिम देशों का रक्षा मामलों में करीब आना ऐसी चीज भी नहीं है जिसे भारत आंख बंद करके नजरअंदाज कर दे। भारत जरूर देखेगा कि समझौते की सीमा कहां तक है, हथियार और टेक्नोलॉजी का लेन देन कितना बढ़ता है और आगे जाकर तीनों की सेनाओं के बीच तालमेल किस स्तर तक पहुंचता है। लेकिन पाकिस्तान में जो कहानी बेची जा रही थी उसमें एक छोटी सी दिक्कत निकल आई। सऊदी अरब ने खुद ही उसका मतलब कुछ और समझा दिया और ये सफाई भी कई दिन बाद नहीं आई। समझौते को लेकर पाकिस्तान में जश्न शुरू हुआ ही था कि करीब 24 घंटे के अंदर सऊदी तरफ से ऐसी बात सामने आ गई जिसने भारत के खिलाफ नया सैन्य चक्रव्यूह वाली पूरी कहानी में बड़ा छेद कर दिया। यानी पाकिस्तान में जिस चीज को भारत के खिलाफ नई ढाल और तलवार दोनों बताया जा रहा था, सऊदी अरब उसी को उस नजर से देखने के लिए तैयार नहीं दिखा। अब सऊदी अरब ने ऐसा क्या कह दिया और इस पूरे समझौते में तुर्की की असली जगह क्या है, वहीं से पूरा खेल समझ में आएगा। उससे पहले आप सभी का एक लाइक हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, तो प्लीज फटाफट से लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब पाकिस्तान में जो तस्वीर दिखाई जा रही थी, पहले उसका हिसाब समझिए। वहां लोगों को ऐसा समझाया जा रहा था कि अब पाकिस्तान अकेला नहीं रहा। एक तरफ तुर्की खड़ा होगा अपने ड्रोन और आधुनिक फाइटर जेट के साथ, दूसरी तरफ सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी नहीं और बीच में पाकिस्तान। बस तीनों मिले और भारत के सामने एक नया मजबूत मोर्चा तैयार। लेकिन भाई, दोस्त अमीर होने से अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ जाता। देशों के मामले में भी यही बात लागू होती है। पाकिस्तान की अपनी हालत देखिए, अर्थव्यवस्था बार बार संकट में जाती है, विदेशी मुद्रा बचाने का दबाव बना रहता है और IMF से मदद लेना वहां कोई 1-2 बार की कहानी नहीं रह गई है। ऊपर से भारत और पाकिस्तान की आर्थिक ताकत में अब इतना फर्क आ चुका है कि तुलना कई बार पूरे भारत से करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अकेले उत्तर प्रदेश की GDP करीब 410 अरब डॉलर बताई जा रही है, जबकि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था लगभग 370 अरब डॉलर के आसपास है। और बजट वाला आंकड़ा तो और दिलचस्प है। पाकिस्तान का पूरा सालाना बजट करीब 67 अरब डॉलर के बराबर बताया जाता है, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश का बजट लगभग 89 अरब डॉलर के आसपास बैठता है। अब जरा सोचिए, जिस देश को अपना आर्थिक हिसाब संभालने के लिए बार बार बाहर से मदद चाहिए, वहां अगर ये बताया जाए कि अब सऊदी अरब का पैसा और तुर्की के हथियार मिल गए हैं, इसलिए अपनी सारी कमजोरी खत्म, तो बात सुनने में अच्छी जरूर लगती है, जमीन पर चलती नहीं है। क्योंकि तुर्की अपने ड्रोन पाकिस्तान को दे सकता है, सऊदी अरब आर्थिक मदद भी कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों ने अपनी विदेश नीति की चाबी इस्लामाबाद को पकड़ा दी। सऊदी अरब के भारत के साथ अपने बड़े कारोबारी रिश्ते हैं, तुर्की के भी अपने हित हैं। कल पाकिस्तान का भारत से झगड़ा होता है तो दोनों पहले पाकिस्तान की दोस्ती नहीं, अपना फायदा नुकसान देखेंगे। और पाकिस्तान में पूरा जश्न इसी बात को मानकर मनाया जा रहा था कि अब ये दोनों हर हालत में हमारे साथ खड़े होंगे। फिर सऊदी अरब की तरफ से बात साफ हुई और वहीं पाकिस्तान को पता चला कि जिस समझौते को वो भारत के खिलाफ तलवार समझकर घुमा रहा था, सऊदी अरब ने उसे वैसी तलवार माना ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के लिए असली झटका अभी बाकी था। जिस समझौते को वहां बैठकर भारत के खिलाफ नई ताकत बताया जा रहा था, सऊदी अरब ने उसी की ऐसी व्याख्या कर दी कि पाकिस्तान की बनाई कहानी ही बदल गई। समझौते को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि सऊदी तरफ से साफ कहा गया, इस सहयोग को किसी तीसरे देश के खिलाफ बना हुआ सैन्य मोर्चा समझने की जरूरत नहीं है। अब इस एक बात का मतलब समझिए, पाकिस्तान में अगर कोई ये सोच रहा था कि कल भारत से झगड़ा हुआ तो समझौता दिखाकर सऊदी अरब और तुर्की को अपने साथ मैदान में खड़ा कर लेंगे, तो सऊदी अरब की बात उस उम्मीद से बिल्कुल मेल नहीं खाती। यानी दोस्ती पाकिस्तान से है, लेकिन इसका मतलब भारत से दुश्मनी नहीं है।
और सऊदी अरब ने बात सिर्फ यहीं तक नहीं रखी। परमाणु हथियारों को लेकर भी ये संकेत दिया गया कि इस तरह के रक्षा सहयोग का मतलब क्षेत्र में कोई नई न्यूक्लियर होड़ शुरू करना या किसी की परमाणु महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देना नहीं है। अब यहाँ पाकिस्तान वाला हिसाब समझना जरूरी है। पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया की परमाणु ताकत के तौर पर खूब पेश करता आया है। उसके पास करीब 170 या उससे ज्यादा परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया जाता है। इसी वजह से लंबे समय से ऐसी चर्चाएं भी चलती रही हैं कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर ताकत के दम पर खाड़ी देशों खासकर सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों में अलग वजन रखता है। लेकिन सऊदी अरब आज सिर्फ सुरक्षा के चश्मे से दुनिया को नहीं देख रहा। मोहम्मद बिन सलमान का पूरा जोर विजन 2030 पर है। तेल से आगे निकलकर निवेश लाना है, टेक्नोलॉजी चाहिए, नए कारोबार खड़े करने हैं और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ रिश्ते मजबूत करने हैं। और यहाँ भारत की अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। भारत सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। दोनों के बीच भारी कारोबार है, निवेश के रिश्ते हैं और आगे टेक्नोलॉजी से लेकर एनर्जी तक बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो अब आप खुद सोचिए, सऊदी अरब पाकिस्तान की दोस्ती निभाने के लिए भारत के साथ इतना बड़ा हिसाब क्यों खराब करेगा? यही वो हिस्सा था जिसे पाकिस्तान के अंदर चल रही बहस में काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था। वहां कुछ लोग इसे ऐसे दिखा रहे थे जैसे पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर कोई नया इस्लामिक मिलिट्री ब्लॉक खड़ा कर रहे हों और अब पूरी मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान के पीछे लाइन लगाकर खड़ी हो गई हो। लेकिन कूटनीति ऐसे नहीं चलती। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त हो सकता है और उसी समय भारत का भी बेहद अहम साझेदार हो सकता है। और शायद पाकिस्तान के लिए सबसे कड़वी बात भी यही है। हर दोस्ती को भारत के खिलाफ गठबंधन समझ लेने से वो गठबंधन बन नहीं जाता। और सऊदी अरब ने एक तीसरी बात भी साफ कर दी, जो इस पूरे मामले को समझने के लिए शायद सबसे जरूरी है। उसने कहा कि इसे किसी मजहबी या सांप्रदायिक गुट की तरह भी मत देखिए। अब ये लाइन खास तौर पर इसलिए मायने रखती है क्योंकि सऊदी अरब बड़ी मुश्किल से ईरान के साथ अपने रिश्ते पटरी पर लेकर आया है। चीन की मध्यस्थता के बाद दोनों ने सालों पुरानी दुश्मनी कम करके दोबारा कूटनीतिक रिश्ते बहाल किए। तो सऊदी अरब अब ऐसा कोई तमाशा क्यों खड़ा करेगा जिससे ईरान को लगे कि उसके आसपास कोई नया सुन्नी सैन्य मोर्चा तैयार किया जा रहा है? उसे अपने देश में निवेश चाहिए, कारोबार चाहिए, शांति चाहिए। बेवजह पड़ोस में एक नया झगड़ा खोलकर उसे मिलेगा क्या? इसलिए पाकिस्तान में इसे चाहे जितनी बार इस्लामिक नाटो बोल दिया जाए, नाटो और इस व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। नाटो में आर्टिकल 5 जैसी व्यवस्था है, मतलब किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जा सकता है। यहाँ वैसी कोई शर्त सामने नहीं है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अगले दिन तुर्की और सऊदी अरब को अपनी सेना लेकर पाकिस्तान के लिए युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। तो फिर तीनों साथ कर क्या रहे हैं? असल हिसाब ज्यादा सीधा है। तुर्की का डिफेंस उद्योग तेजी से बढ़ा है। उसके पास ड्रोन हैं, मिसाइलें हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं और उसे इन सब के लिए सऊदी अरब जैसा पैसे वाला बड़ा ग्राहक चाहिए। सऊदी अरब को भी अपनी सेना आधुनिक बनानी है और हर हथियार के लिए सिर्फ अमेरिका के दरवाजे पर खड़े रहने के बजाय दूसरे विकल्प चाहिए। एक को सामान बेचना है, दूसरे को सामान और टेक्नोलॉजी चाहिए। अब बीच में पाकिस्तान भी इस पूरे रक्षा सहयोग का हिस्सा बनकर अपने लिए फायदा तलाश रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कहानी यहाँ से सीधी भारत पाकिस्तान युद्ध तक पहुंचा दी गई। तो चलिए उसी का हिसाब कर लेते हैं। मान लीजिए कल भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। क्या तुर्की के फाइटर जेट अपने आप लाहौर और इस्लामाबाद की रक्षा करने पहुंच जाएंगे? क्या सऊदी सैनिक भारत की सीमा पर पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हो जाएंगे? इस समझौते में ऐसी कोई नाटो जैसी गारंटी नहीं है और सऊदी अरब ऐसा फैसला लेने से पहले पाकिस्तान की दोस्ती से ज्यादा अपना पूरा हिसाब देखेगा। भारत और सऊदी अरब के बीच सालाना कारोबार ही करीब 43 से 50 अरब डॉलर के स्तर पर रहा है और दोनों इसे आगे काफी बढ़ाना चाहते हैं। भारत सऊदी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में है। भारतीय कंपनियां वहां निवेश और कारोबार बढ़ा रही हैं और विजन 2030 में भी भारत एक अहम आर्थिक साझेदार है। अब सऊदी अरब के सामने दो चीजें रख दीजिए। एक तरफ पाकिस्तान के साथ उसके पुराने और करीबी रिश्ते हैं, दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल बाजार, तेल का बड़ा ग्राहक, निवेश, टेक्नोलॉजी और आने वाले दशकों का कारोबार है। तो क्या रियाद पाकिस्तान के हर झगड़े को अपना झगड़ा बनाकर भारत से दुश्मनी मोल लेगा? कूटनीति में दोस्ती होती है भाई, लेकिन अपना नुकसान करवाने वाली दोस्ती बहुत कम होती है। इसीलिए अगर कल भारत पाकिस्तान के बीच हालात बिगड़ भी जाएं, तो सऊदी अरब से ज्यादा स्वाभाविक चीज यही होगी कि वो सामने आकर दोनों से तनाव कम करने, बातचीत करने और संयम बरतने की अपील करे, ना कि पाकिस्तान में टीवी पर बहस शुरू हुई और उधर रियाद से टैंक स्टार्ट हो गए। यानी पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग अपनी जगह है और पाकिस्तान के लिए भारत से युद्ध लड़ना बिल्कुल अलग बात है। अब बचता है तुर्की। पाकिस्तान में एर्दोगन को लेकर अलग ही उम्मीदें रहती हैं। वजह भी है, तुर्की कई बार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष वाली भाषा बोल चुका है। इसलिए वहां के लोगों को लगता है कि मुश्किल आई तो तुर्की सबसे पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। लेकिन भाई, बयान देना और किसी दूसरे देश के लिए अपनी सेना युद्ध में उतार देना,
दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन सिर्फ नाटो सदस्य होने का मतलब ये नहीं कि वो कानूनी तौर पर किसी गैर नाटो देश की लड़ाई में उतर ही नहीं सकता। असली बात यह है कि अगर भारत पाकिस्तान भिड़ते हैं तो नाटो के आर्टिकल 5 जैसी कोई व्यवस्था पाकिस्तान को सुरक्षा नहीं देती। पाकिस्तान नाटो सदस्य है ही नहीं, यानी तुर्की पाकिस्तान की मदद करना चाहे तो हथियार दे सकता है, खुफिया या तकनीकी सहयोग कर सकता है, कूटनीतिक समर्थन दे सकता है, लेकिन तुर्की की सेना को पाकिस्तान के लिए भारत से लड़ना ही पड़ेगा, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। और फिर अंकारा अपना हिसाब भी देखेगा। तुर्की पिछले कुछ सालों में तेज महंगाई, कमजोर लीरा और आर्थिक दबाव से जूझता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भारत जैसी बड़ी सैन्य ताकत के साथ सीधा युद्ध खोल देना कोई छोटी बात नहीं होगी। हाँ, एक चीज तुर्की जरूर करना चाहेगा, अपना सामान बेचना। उसका डिफेंस उद्योग आज बड़ा कारोबार बन चुका है। बैराक्टर जैसे ड्रोन हो, मिसाइलें हो, गोला बारूद हो या दूसरी सैन्य टेक्नोलॉजी, अगर पाकिस्तान खरीदना चाहता है, तुर्की के लिए उसमें पैसा है। सीधी भाषा में कहें तो पाकिस्तान को जरूरत के वक्त तुर्की से हथियार मिल सकते हैं, लेकिन हथियार बेच देना और अपने पायलट भेजकर भारत से लड़ना एक चीज नहीं है। और भारत भी तुर्की के इस खेल को सिर्फ दूर खड़े होकर नहीं देख रहा। नई दिल्ली ने पिछले कुछ सालों में तुर्की के आसपास ही अपने रिश्ते काफी दिलचस्प तरीके से बढ़ाए हैं। ग्रीस के साथ भारत करीब आया है, साइप्रस के साथ रिश्ते मजबूत हुए हैं और आर्मेनिया के साथ तो रक्षा कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। भारत आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम समेत कई भारतीय हथियार सप्लाई कर रहा है। अब आर्मेनिया का नाम आते ही तुर्की के कान इसीलिए खड़े होते हैं क्योंकि तुर्की खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा रहा है। मतलब तुर्की अगर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो भारत के पास भी पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर के आसपास ऐसे दोस्त हैं जो तुर्की को बिल्कुल पसंद नहीं आते। कूटनीति में इसे ही बैलेंसिंग कहते हैं। तुम मेरे पड़ोस में खेलोगे तो मेरे पास भी तुम्हारे आसपास खेलने की जगह है। ऊपर से भारत और तुर्की का व्यापार भी जुड़ा हुआ है, इसलिए अंकारा के लिए भारत से रिश्ता पूरी तरह खराब करके पाकिस्तान की लड़ाई अपने सिर लेना उतना आसान फैसला नहीं होगा जितना पाकिस्तानी टीवी की बहसों में दिखाई देता है। अब आप बताइए, क्या पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की बढ़ती रक्षा साझेदारी को भारत के लिए गंभीर चुनौती मानना चाहिए या पाकिस्तान इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? कमेंट में अपनी वजह के साथ जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।